अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तवारिस और इर्तिका। यह आपकी साइंस 2 का पहला चैप्टर है। अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तवारिस और इर्तिका। तवारिस और इर्तिका। तवारिस किसे कहते हैं? तो तवारिस जो है वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल देख लेते हैं। कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे होंगे, कबूतर के बच्चे कबूतर के जैसे होंगे और इंसान की औलाद इंसान की जैसी होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स और जो उनकी औलाद है, मतलब पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है, जो औलाद है, उनके जो डीएनए होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो जैन उनकी खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं, इसी मुंतकिली को हम लोग तवारिस कहते हैं। जैसे वालिदैन की जो आँखों का कलर होगा या उनके बाल का कलर होगा या उनकी जो रंगत होगी, तो वैसी जिस्मानी खुसूसियात बच्चे को भी मिलेगी और जो जहनी खुसूसियात होगी तकरीबन वो भी बच्चों को मिलती है। और इर्तिका किसे कहेंगे? इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की। अब इंसान का इर्तिका जो है वो लंबे अरसे पर मुहित है। पत्थर के ज़माने से इंसान ने तरक्की करना शुरू किया और आज लैपटॉप तक आ गया है और स्मार्टफ़ोन तक आ गया है। ठीक है, चलिए ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इस सबक का। अब देखो आपको सबक इसमें दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए। इसमें पहला सवाल है, जानदारों के खलिए के मरकज़े में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है? मतलब जानदार का जो खलिया, हर जानदार जो है वो खलिए से बना हुआ है, तो जो मौरूसी खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, ये नस्ल को मुंतकिल करने वाला जो जुज़ है वो जुज़ कौन सा है? तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये जुज़ है क्रोमोज़ोम। ठीक है, क्रोमोज़ोम यानी ये इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए से ही जो है वो खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल दिया है कि वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? तो ये तो अभी हमने पढ़े कि इसे तवारिस कहते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है कि डीएनए का सालमा किन अज्जा से बना होता है? तो डीएनए का जो सालमा है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किए हैं, ये सालमा आपने देखा भी होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, एडेनाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में जो डीएनए का जो खंभा होता है उसके ऊपर शक्कर का सालमा, नाइट्रोजनी मादा वगैरह होते हैं। चलिए इसके बाद अभी आगे देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं डीएनए के बारे में और जैन के बारे में। देखो आपको ये शक्ल दिख रही है, इसमें जो गोल दिख रहा है ये खलिया है। ज़िंदगी का आगाज़ किसी भी चीज़ की जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ खलिए से होता है। ठीक है, तो खलिए के अंदर से ये जो निकलता हुआ दिख रहा है एक्स टाइप, आपको ये है क्रोमोज़ोम की शक्ल, और क्रोमोज़ोम के अंदर से निकलता है डीएनए, और डीएनए में जो काम की चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं जैन और डीएनए में जो जीन होते हैं और जो डीएनए होते हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या जीन किसे कहते हैं और डीएनए किसे कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो काम की चीज़ होगी डीएनए के अंदर, डीएनए बहुत लंबा होता है, जो काम की चीज़ होगी उसे हम लोग जीन कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा, खलिया है, खलिए के मरकज़े के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिए कि खलिए के मरकज़े के अंदर क्या होता है? क्रोमोज़ोम होता है। तो यानी क्रोमोज़ोम होता है तो मतलब डीएनए भी खलिए के मरकज़े के अंदर ही हुआ, तो मरकज़े के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए में जो काम की चीज़ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। और देख लो ये क्रोमोज़ोम का ये स्ट्रक्चर है, ये आपको एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है कि ये क्रोमोज़ोम के बाजू है, जो ऊपर का वी है वो पी बाजू है, और जो नीचे का बाजू है, नीचे का वी है वो क्यू बाजू है। ठीक है, और जो बीच में सेंटर है वो मरकज़ पारा उसका नाम है, और जो यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है आपको गोल शेप में लकीरें, तो ये डीएनए है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये डीएनए की साख्त है। डीएनए की साख कैसी होती है? गोल सीढ़ी की तरह होती है। बीच में इसके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स पे नाइट्रोजनी मादे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थायमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए कि एडेनाइन के साथ में हमेशा थायमाइन होगा, ऐसा नहीं होगा कि एडेनाइन के साथ में गुआनाइन हो।
एडेनाइन के साथ में हमेशा थायमाइन होता है, पैर करता है, और गुआनाइन के साथ में साइटोसाइन पैर करता है। और ये जो सीढ़ी का जो हैंडल होगा या सीढ़ी का जो खंभा होगा, वो खंभा पर शक्कर और फास्फोरस होता है, जो आप ये पीले पीले में येलो येलो डॉट्स में भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आपका ये स्टार्ट होता है चैप्टर। इसमें आपको, आप जानते हैं कि एक नस्ल के हयाती खुसूसियात जैन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। मतलब हमको पता ही है, ये तो हमने अभी देख लिए कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खुसूसियात मुंतकिल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। चलिए इसकी तारीख भी कुछ समझते हैं कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो कैसे कलेक्ट हुई है, कौन कौन से साइंसदान ने इसमें अमल किया है। तो जदीद जैनियात का आगाज़ ग्रेहक जोहान मेंडल ने किया। ठीक है, इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इन्होंने मटर के दाने पे तजुर्बा किया। गोल मटर, हरे मटर, पीले मटर, मुख्तलिफ़ किस्म के मटर को हासिल करके इन्होंने बताया कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खुसूसियात मुंतकिल होती है वो जैन की वजह से मुंतकिल होती है। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में कई सारी तहकीकात और तजुर्बे किए। ठीक है, और इन्होंने अपना काफ़ी वक्त इसके लिए सर्फ किया है। और इसके बाद में 1902 में हेवोगोदी वेरिस ने नूई तब्दल के नज़रिए के अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। क्रोमोसोम को जोड़ियों के रूप में देखा। इस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जैन की मुंतकली क्रोमोसोम के ज़रिए होती है। मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो जैन की मुंतकली होती है वो क्रोमोसोम के ज़रिए होती है, ये किसी को मालूम नहीं था तब तक। 1902 तक इन्होंने इसके बारे में कई सारे तजुर्बात किए। ये साबित हो जाने के बाद तवारसी वसीलों को पहचानने की सिमत में तहकीकात शुरू हुई। इस दौरान 1902 में वॉल्टर्स ने नागतोड़े के खलियात में क्रोमोसोम की जोड़ी की शक्ल में देखा। तब तक ये मालूमात किसी को नहीं थी। इस दौरान 1944 में और ये 3-4 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी तजुर्बा किया और इन्होंने बताया कि वायरस के अलावा जो तमाम जरासीम है उसमें डीएनए ही अहम वसीला है। जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो विरासती खुसूसियात मुंतकिल करना है वो डीएनए की वजह से ही होता है। सिर्फ वायरस में ये चीज़ नहीं होती है, वायरस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में जो विरासती वसीला है वो डीएनए ही होता है। उसके बाद में 2 और साइंसदान है जो 1961 में इन्होंने भी इस पर काम किया है। फ्रांस में फ्रैंक्स जैकब ये साइंसदान है और जैक मोनार्ड, इन दोनों जैनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खलिए में डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। मतलब इन्होंने कौन सा काम किया, इन दोनों ने काम ये किया कि जो डीएनए के ज़रिए प्रोटीन की तालीफ होती है ना, डीएनए की वजह से जो प्रोटीन की तालीफ होती है उसके नमूने तैयार किए। तो इसकी वजह से सालमी जैनियत के इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जैन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से बेशुमार सलाहियतों वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए की तरक्की हुई। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये डीएनए के बारे में पता चल गया, इतनी मालूमात कलेक्ट हो गई, तो बहुत सारे चीज़ों की जैनियत में बहुत सारी तरक्की हुई और बहुत सारी चीज़ें हल हुई। हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसकी वजह से हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले ये चीज़ देख लो आप कि जैनियाती जो नकाइस होते हैं उसकी तशखीश करने में मदद मिली, फिर उनको रोकथाम और उनका इलाज करने में मदद मिली। जैनियाती नकाइस क्या है आपको पता ही होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये क्रोमोसोम जोड़ियों की शक्ल में होते हैं। इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कोई क्रोमोसोम अगर कम हो जाए या बढ़ जाए तो कोई ना कोई जैनियाती नुक्स जो है वो इंसान के अंदर आ जाता है। ये बचपन से ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा नबातात की मखलूत नस्ल को बनाने में या मखलूत नस्ल के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने में भी इसकी वजह से मदद मिली है। ये प्रोटीन की तालीफ़ का जब ये जैक मोनार्ड ने और उन्होंने दोनों ने जब ये काम किया तो इसमें मदद मिली है। और खुर्दबीनी जानदार को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है ऐसी सनतों में भी जैनियात का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी इसके ज़रिए से काफ़ी सारी तरक्की हुई है। अब देखिए यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं, बताइए तो भला डीएनए और आरएनए की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। तो डीएनए की शक्ल क्या है, देखो बच्चों, डीएनए की शक्ल तो हम लोग ये अभी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें थायमाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन है, और इसके खंभों पर जो है वो शक्कर और फास्फोरस के ज़र्रात होते हैं। और आरएनए क्या है, आरएनए ये मरकज़ के बाहर होता है, डीएनए मरकज़ के अंदर होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप याद रखो कि डीएनए जो है क्रोमोसोम से निकलता है, क्रोमोसोम कहाँ होता है, मरकज़ में होता है। तो और आरएनए जो है वो मरकज़ के खली में ही होता है, लेकिन मरकज़ के बाहर होता है। आरएनए की 3 किस्में हैं, एमआरएनए,
mRNA इसको मैसेंजर RNA कहते हैं, और rRNA ये इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और tRNA ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, ये RNA की 3 किस्में हैं और हमने शक्लें भी बना ली। इसके बाद देखिए जैनियाती नुकाइस से क्या मुराद है, तो हमने बता दिया कि जैनियाती नुकाइस से आपको अभी ये बात हुई है। कुछ जैनियाती नुकाइस के नाम लिखिए, तो नाम देखिए हम लोग डाउन सिंड्रोम है और टेरेन सिंड्रोम, ये 2 आप नाम ले सकते हो जैनियाती नकाइस के। इसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो गौर से देखिए और ध्यान दीजिए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। डीएनए में मौजूद जैन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खलिए के आफाल में हिस्सा लेते हैं। अब देखो डीएनए ना, एक चीज़ याद रखो आप, डीएनए जो होगा वो मरकज़ में होता है और आरएनए जो होगा वो मरकज़ के बाहर होता है। तो डीएनए में मौजूद जैन यानी जो काम की चीज़ है डीएनए के अंदर, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड से मुराद है यहाँ पर वही गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन जो चीज़ें हैं डीएनए के जो अज्जा हैं वो, उसको हम लोग मजमूई तौर पर ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। तो उसमें जैन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खलिए के आफाल अंजाम देते हैं। तो आरएनए की मदद से क्या करते हैं, खलिए के आफाल अंजाम देते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट और इसके आफाल पर काबू रखते हैं। जैन में प्रोटीन की तरक्की से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है जैन के अंदर के प्रोटीन कैसे बनाना है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़क्तन प्रोटीन तैयार होता है। जैसा अगर आपका हाथ कट जाए या हमारा हाथ कट जाता है तो क्या होता है, वो जगह कट जाती है, तो वहाँ प्रोटीन भरने का जो काम है वो इसके ज़रिए से होता है। ठीक है, वक्तन फ़क्तन जो है प्रोटीन बनाने का काम डीएनए की वजह से ही होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से होती है। डीएनए क्या है, इन्फॉर्मेशन रखता है प्रोटीन बनाने की, तो डीएनए की वजह से प्रोटीन की जो है तैयारी होती है। और तैयारी करता कौन है, तो वो आरएनए तैयारी करता है, आरएनए के ज़रिए होती है। डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए प्रोटीन की तैयारी होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अगर सवाल ये आए कि सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, तो आप इतनी सी बात याद रखो कि प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से और आरएनए के ज़रिए होती है। इसी अमल को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये पूरा अमल इसमें हम लोग समझेंगे अभी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन में इसमें समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो डीएनए के ऊपर जैन की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए के ऊपर एमआरएनए तैयार होता है। इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागा इस्तेमाल होता है। यानी जो सीढ़ी के खंभे की बात कर रहा था मैं आपसे, उसमें से एक खंभा इस्तेमाल होता है और कुछ आधे स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। देखो आप इसको शक्ल में यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू वाली लाइन डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है और इसके ऊपर देखो यहाँ आरएनए पॉलीमर लिखा हुआ है ना, आरएनए पॉलीमर्स लिखा हुआ है और आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इसकी बंदिश को यहाँ से निकालते हैं, इसको जुड़ जाते हैं इसके साथ में। तो नीचे से क्या होता है, एमआरएनए जो है वो डीएनए के अंदर से निकल के जो मैसेज है वो लेकर बाहर आ जाता है। देखो यहाँ से एमआरएनए आपको नीचे दिख रहा है निकलता हुआ, ठीक है, डीएनए से। तो एमआरएनए पर डीएनए के धागे मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। इसको एक दूसरे को पूरा करके ये बाहर आ जाते हैं। इस तरतीब में डीएनए में थाइमाइन की बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है। अब इसमें सिर्फ इतना एक फ़र्क है कि डीएनए में क्या होता है, एडेनाइन होता है, थाइमाइन होता है, गुआनाइन होता है और साइटोसाइन होता है। ये आप ऊपर देख सकते हो। लेकिन एमआरएनए में क्या होता है, थाइमाइन की जगह यूरासिल होगा। सिर्फ इतना याद रखना, यूरासिल जो होता है वो एमआरएनए में होता है और डीएनए में थाइमाइन होता है। इतना ही फ़र्क है। तो यूरासिल होता है। अब ये क्या करता है, और ये जो अमल हुआ ना कि ये एमआरएनए जो ये यहाँ से निकल कर आया, इन्फॉर्मेशन ले लिया इसने, ये अमल, इस अमल को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी मरकज़े से ये बाहर जो आ गया इन्फॉर्मेशन लेकर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए तो मरकज़े में होता है, तो मरकज़े से ये एमआरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर आ गया, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसके बाद में है एक खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा एमआरएनए खलिया माया में आता है। मतलब वही बात हो गई जो आपको मैं अभी बता रहा था कि खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा एमआरएनए, खलिए के मरकज़े में तैयार होगा ना एमआरएनए, क्योंकि डीएनए तो खलिए के मरकज़े में होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो बाहर आता है, खलिया माया में आ जाता है। यानी खलिए के अंदर ही रहता है लेकिन मरकज़े से बाहर आ जाता है।
ये आते वक्त डीएनए पर इशारती कोड लेकर आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अमीनो एसिड बनेगा तो ही प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड बनाने के लिए एमआरएनए जो है वो मैसेज के ज़रिए कोड्स लेकर आता है, और हर अमीनो एसिड के तीन कोड होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड पे मतलब वही थाइमाइन, यूराइसल, गुआनिन, इस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोडान। यानी अमीनो एसिड के लिए जो कोड लेकर एमआरएनए मरकज़े से बाहर आता है, खलिया माहे में आता है, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। वो कोड को हम लोग कोडान कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे समझ में आ जाएगा आपको, ये एमआरएनए यहाँ से मरकज़े से बाहर आ रहा है। ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये एमआरएनए है जो मरकज़े से बाहर आ रहा है। तो इसके ऊपर देखो कोड है, तीन कोड की शक्ल में, और यहाँ लिखा भी है कोड, है ना, कोड की शक्ल में। तो ऐसे तीन कोड लेकर ये बाहर आ जाता है। अब इसके लिए ना एक साइंसदान है भारत के, डॉक्टर हरविंद खुराना, इनको है ना 1968 में जो है वो नोबल इनाम से नवाजा गया है। इनके साथ में 2 साइंसदान थे, उन दोनों को और इनको नोबल इनाम से नवाजा गया है। इन्होंने अमीनो एसिड के लिए 20 कोडान दरियाफ़्त किए हैं। यानी जो कोड्स हैं वो 20 अमीनो एसिड बहुत सारे होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड के लिए उन्होंने कोडान दरियाफ़्त किए हैं। तो इसके लिए इनको नोबल इनाम से नवाजा गया है। अब दूसरा हमारा आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसे कहेंगे? देखो ये सिंपल है ट्रांसलेशन, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एमआरएनए जो कोड्स लेकर आया ना, तो उसके अपोजिट कोड टीआरएनए पे होते हैं। अब यहाँ पर टीआरएनए आ गया है जो आरएनए का दूसरी किस्म है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं? एंटी कोड होते हैं। ये एंटी कोड और ये कोड दोनों जुड़ जाते हैं, और जो कोड ये लेकर आया अमीनो एसिड बनाने के लिए, और ये टीआरएनए के पास जो एंटी कोड है, दोनों कोड जुड़ जाते हैं। देखो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। हर एमआरएनए हज़ारों कोडों से बना हुआ होता है। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम टीआरएनए का होता है। यानी टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड फराहम करता है, इसके ऊपर कोड होते हैं, तो ये दोनों को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके जैसे कोड एमआरएनए पर होता है, इसके बरक्स यानी एंटी कोड टीआरएनए पर होता है। इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब ये कोड लेकर आएगा, ये एंटी कोड लेकर आएगा, दोनों अमीनो एसिड फराहम करने के लिए मिल जाएंगे। इस अमल को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आप ये वर्ड से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसमें क्या होता है कि टीआरएनए के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइज बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम आरएनए का होता है। अब यहाँ पर आरएनए आ गया, यानी आरएनए की तीसरी किस्म है, ये स्मॉल आर वाली। ठीक है, ये तीसरी किस्म है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के ज़रिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक टर्पलेट कोडान के फासले से सरकता है। टर्पलेट कोडान मतलब 3 के फासले से सरकेगा। ट्रिपलेट मतलब क्या होगा कि 3 कोडान से ये सरकेगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये शक्ल को देखें ना, तो आपको पूरा ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन है, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एमआरएनए जो डीएनए के ऊपर अंदर से बनता है मरकज़े से, और ये मरकज़ा है, देखो मरकज़े से एमआरएनए बाहर आ रहा है, डीएनए का एक खंबा और कुछ ये कोड्स लेकर। अब ये कोड क्या होते हैं? कोड होते हैं, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको टीआरएनए के ऊपर एंटी कोड होते हैं। ये जो कोड लेकर आया ना, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब ये कोड और एंटी कोड यानी टीआरएनए पे जो एंटी कोड है दोनों मिल गए, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ राइबोसोम ब्लू दिख रहा है आपको, ये आरएनए लाता है, या आरएनए के साथ में पेप्टाइड बंदिश से जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ने के बाद 3 के पार्ट में ये सरकते जाते हैं यहाँ से, तो इस अमल को हम लोग कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होता है, और ऐसी बहुत सारी जंजीर जब आ जाएगी तो पेचीदा प्रोटीन तैयार होगा, और यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल तय करते हैं और इसके जिस्म में मुख्तलिफ आफ़ाल अंजाम देते हैं। और यही प्रोटीन के जो ज़र्रात हैं, ये प्रोटीन जो है यही जानदारों की शक्ल कैसी होगी, किसी पेरेंट्स का और अपना डीएनए, या जैसे हमारे माँ बाप और हमारा डीएनए एक है, तो वो एक ही किस्म के अमीनो एसिड बनाते हैं, तो जिसकी वजह से हम थोड़े लगभग अपने वालिदैन के जैसे नज़र आते हैं। उसकी वजह यही है। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ समरी समझ लेते हैं कि डीएनए में पहले क्या होता है कि डीएनए से आरएनए क्या करता है, पॉलीमर्स उसके ऊपर अमल करता है, तो उसके अंदर से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है, और एमआरएनए तैयार होता है जो मरकज़े के बाहर आ जाता है।
ठीक है, इस अमल को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? mRNA और tRNA क्या करते हैं? कोड्स आपस में, कोड और एंटी कोड दोनों मिल जाते हैं और ये ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड फ्राहम करते हैं। ठीक है, फिर ये अमीनो एसिड फ्राहम करने के बाद क्या होता है? mRNA आता है और तीन ट्रिपलेट से ये सरकता जाता है और आखिर में क्या होता है? प्रोटीन तैयार होता है। इसको आप इस तस्वीर में भी समझ सकते हो कि मरकज़ से देखो DNA से निकल के येलो येलो बार जो है ये mRNA बाहर आ रहा है। ये बाहर आने को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो बाहर आ रहा है कोड लेकर, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर बाद में ये कोड और एंटी कोड नीचे देखो tRNA के साथ में जुड़ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन कहेंगे। और फिर इसके बाद में ये टर्पलेट तीन से सरक रहा है, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और ये देखो बॉल्स बनते जा रहे हैं, उस वजह से अमीनो एसिड फराहम करने की वजह से RNA राइबोसोम से उसको सरकता जा रहा है, तो ये बनते जा रहे हैं बॉल और आखिर में क्या हो रहा है? प्रोटीन तैयार हो रहा है। और ये प्रोटीन जो है यही आगाज़ बनता है जो भी शक्ल जानदार की होती है उसका। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये एक नूई तबद्दल है जो स्टार्ट में एक साइंसदान हमने पढ़े भी हैं कि इसके बारे में तहकीक की थी। तो जानदारों में मौजूद जैन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इससे कुछ जैन अगली नस्ल को मुंतकिल करते हैं। इसलिए इनके बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक जैसे अगर जैन है तो एक जैसे प्रोटीन तैयार होंगे। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जैन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह तब्दील कर देता है। जैसे देखो यहाँ पर बुनियादी तरतीब दिखाई गई है, पहले उसमें दिया हुआ है थाइमाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, ये जो दिया हुआ है इसके नीचे जब आप अब देखोगे तो थोड़ी सी तरतीब चेंज हो गई है, बदल गई है। ये बदलने के अमल को ही हम लोग नूई तबद्दल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलती होने की वजह से, न्यूक्लियोटाइड बदलने की वजह से जो है उसकी उसमें जो भी चीज़ बन रही है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, छोटा सा फ़र्क नज़र आ जाता है, तो ये फ़र्क को ही हम लोग नूई तबद्दल कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा इसकी वजह से ज़्यादा भी फ़र्क नज़र आ जाता है। कभी कभी ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है तो वो कुछ बीमारी भी उससे लाहक हो सकती है, जो जैनियाती बीमारी हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने उर्दू मीडियम के जितने भी तलबा हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और आप इस सबक का जो पार्ट 2 है वो आई बटन पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मौजूद है, वहाँ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।